अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में बेटा हमारे पास दो तरह के मेन एसिड्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जी, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो उसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, फिर इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहते हैं, फिर बेटा हम डीएनए और आरएनए के दरमियान थोड़े से मेन डिफरेंसेस की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये असल में किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से कि न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया। ठीक है, इनकी बेसिक जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो अगर बेटा बात की जाए तो फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने 1869 में क्या किया जी कि जो पस सेल्स होते हैं, ठीक है, पस सेल्स बेटा जिनको यानी कि वो जख्म के ऊपर जो पस जमा हो जाती है उसके जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई से इन्होंने फर्स्ट टाइम एक मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट किया और उसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन का। क्या नाम दिया जी? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का। उसके बाद बेटा इस न्यूक्लिन को मज़ीद जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला जी कि ये जो न्यूक्लिन है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोज केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एसिड लाइक, यानी कि जिस तरह एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ उस तरह की थी। और फिर इसको एक्सट्रैक्ट भी कहाँ से किया गया? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बेटा न्यूक्लियस की जमा है। तो ड्यू टू इट्स आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज resembling with acids it was named as nucleic acid। के न्यूक्लियस में से इसकी आइसोलेशन यानी कि वहाँ पे इसकी मौजूदगी की वजह से और एसिड के साथ इसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज की वजह से इसे क्या नाम दे दिया गया जी? न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पे बेटा आपने एक तो नाम याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, कौन से सेल से आइसोलेट किया। चलिए, ये तो हो गया बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन। तो अभी आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स को हम न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहते हैं। क्योंकि ये बेटा मेनली उन्होंने जब इसको एक्सट्रैक्ट किया, डिस्कवर किया, तो इसकी जो आइसोलेशन थी यानी कि इसको निकाला गया, तो न्यूक्लियस से निकाला गया। तो ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन न्यूक्लियस एंड ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग विद एसिड्स दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। तो नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले भी हमने डिस्कस किया जी कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं। एक डीएनए, डीएनए में डी फॉर डीऑक्सी, एन फॉर डी फॉर डीऑक्सी राइबो एंड एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। और दूसरी तरफ हमारे पास है जी आरएनए। आरएनए में आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। यहाँ पे बेटा दोनों में एक वर्ड कॉमन है, डेट इज न्यूक्लिक एसिड। फर्क सिर्फ आ रहा है डी और आर का। डी में क्या है जी? डी ऑक्सी राइबो, और आर में क्या है जी? राइबो। यही बेटा इनका जो क्लियर डिफरेंस है, इसको आगे जाके हमने देखना है कि डीएनए को हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कह रहे हैं और आरएनए को हम डी ऑक्सी राइबो की बजाय राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कह रहे हैं। इससे पहले बेटा हम देखते हैं कि जो डीएनए और आरएनए हैं ये हमारे सेल्स के अंदर किन किन जगहों पे मौजूद होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा अगर मैं बताऊं तो हमारे पास सेल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं।
एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि उनकी जो सेल है उनका जो डीएनए है बेटा वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होगा, वो सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होगा। तो अगर तो बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा डीएनए और आरएनए जो हैं ये दोनों कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसका न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पे बेटा डीएनए आपको देखने को मिलेगा एक तो न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में। देखिए बेटा अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें ना, तो ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 46 क्रोमोसोम्स में हर एक क्रोमोसोम के पास एक मॉलिक्यूल है डीएनए का। तो अगर कोई आपसे पूछ ले भाई कि बताएं डीएनए कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे जी कि जो क्रोमोसोम है ना, असल में वही एक एक क्रोमोसोम एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। और अगर एक ह्यूमन सेल की बात की जाए, सोमैटिक सेल की, तो उसके अंदर 46 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? तो डीएनए की पहली पोजीशन बेटा सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में, दूसरा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है। ठीक है, तो एक यूकैरियोटिक सेल में डीएनए एक तो न्यूक्लियस में मौजूद होगा, दूसरा बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हो सकता है। और अगर प्लांट सेल की बेटा बात की जाए, तो प्लांट सेल में इसकी एक तीसरी लोकेशन भी होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। And chloroplasts are those organelles which are involved in the process of photosynthesis. तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल है, तो उसमें बेटा न्यूक्लियस दो जगहों पे, सॉरी डीएनए दो जगहों पे होगा, एक न्यूक्लियस में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर मैं कहूं जी कि एक यूकैरियोटिक सेल है प्लांट सेल, तो उसमें डीएनए कहाँ कहाँ पे होगा? आप बताएंगे कि न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और क्लोरोप्लास्ट में होगा। जबकि दूसरी तरफ बेटा यूकैरियोटिक सेल में आरएनए की बात की जाए, तो आरएनए आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक, साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, फिर ये आपको बेटा मिलेगा न्यूक्लियोलस। ये बेटा यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस डार्कली स्टेन्ड रीजन को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, तो आपको जो आरएनए है ना, वो न्यूक्लियोलस में भी मिलेंगे। और इस न्यूक्लियोलस को बेटा हम आरएनए फैक्ट्री ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, आरएनए फैक्ट्री ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी कि ये वो जगह है जहां पे एक यूकैरियोटिक सेल में आरएनए जो है, सॉरी इनको बेटा हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहेंगे, और राइबोसोमल फैक्ट्री के साथ साथ इनको आरएनए की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है ये सेल के प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, और जबकि न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस का एक हिस्सा है। और न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स की तैयारी की जाती है। तो आरएनए की बेटा पहली पोजीशन क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए, फिर ये न्यूक्लियोलस में हो सकते हैं। और अगर बेटा राइबोसोम्स की बात की जाए, तो राइबोसोम्स को भी आरएनए बनाते हैं, और वो आरएनए कौन सा है? आरएनए। तो अभी तक हमने बेटा दो चीजें डिस्कस की। पहली हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कि न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किसने किया। डिस्कवरर वाज फ्रेडरिक मिशर। कब डिस्कवर किया? 1869 में। कहाँ पे डिस्कवर किया? पस सेल्स के न्यूक्लियाई में। और न्यूक्लिक एसिड का नाम इसको क्यों दिया? क्योंकि एक तो बेटा इसको न्यूक्लियस से निकाला गया था,
और दूसरी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एसिड से मिलती जुलती थी। तो इन दोनों वजूहात की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड का। फिर हमने बात की जी न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं। फिर हमने बात की कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये सेल में कहाँ कहाँ पे होंगे। तो पहले बेटा मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल का, कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नाम की चीज ही कोई नहीं है, तो लिहाजा उसका डीएनए और आरएनए दोनों साइटोप्लाज्म में ही होंगे। जबकि अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें डीएनए अगर तो एनिमल सेल है तो दो जगहों पे होगा, एक न्यूक्लियस में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर प्लांट सेल है तो उसमें तीन जगहों पे होगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। और आरएनए की बेटा हमने बात की कि आरएनए हमें नजर आएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, या मैसेंजर आरएनए की शक्ल में भी आपको नजर आएगा। और दूसरी बेटा इसकी जगह है न्यूक्लियोलस, और तीसरी इसकी जगह है हमारे पास राइबोसोम्स। अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि असल में ये जो न्यूक्लिक एसिड बेटा जिनको हम पढ़ रहे हैं डीएनए को और आरएनए को, ये इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनको कौन सी चीजें बनाती हैं। जिस तरह आपने बेटा प्रोटीन्स लास्ट पे पढ़ा तो आपने कहा जी कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, के बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं और प्रोटीन्स को बनाते हैं। फिर पॉलीसेक्राइड में आपने पढ़ा जी कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे और पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है ना बेटा, ये भी एक किस्म के पॉलीमर्स हैं, किसके, ठीक है, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं दे आर आल्सो पॉलीमर्स, ठीक है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। उन यूनिट्स को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पेपर में आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ डैश, पहला ऑप्शन अमाइनो एसिड, दूसरा ऑप्शन मोनोसेक्राइड, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो किसको चूज करेंगे, नन ऑफ दीज को, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में बहुत फर्क है, ये आगे जाके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा जी कि डीएनए और आरएनए दोनों जो हैं ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड आगे बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और दूसरी होती हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कितनी तरह की हैं जी, दो तरह की, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और दूसरी है बेटा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगी तो उनसे जो पॉलीमर बनेगा उसे हम बेटा कहेंगे डीएनए। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी जब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगी तो उनसे जो पॉलीमर मिलेगा उसको हम कहेंगे आरएनए। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये असल में क्या बला है। एक न्यूक्लियोटाइड आपने बेटा याद रखना है कि इसके तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा इसका जो डेट इज अ 5 कार्बन शुगर, यानी कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पेंटोज शुगर है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है बेटा इसका हमारे पास एक नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, यानी कि एक बेस है जिसका जिसके अंदर नाइट्रोजन का होना लाजमी है। और तीसरा कंपोनेंट बेटा एक न्यूक्लियोटाइड का है हमारे पास फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो जब ये तीनों चीजें मिलेंगी यानी कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फास्फोरिक एसिड, तो इन तीनों के मिलने से क्या बनेगी, एक न्यूक्लियोटाइड। अगर इन तीनों में से एक भी बेटा मिसिंग होगा तो आप उस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते। नेक्स्ट बेटा ये जो
5 कार्बन शुगर है ना, पेंटोज शुगर जिसको मैंने कहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड का एक मेन कंपोनेंट है, ये आगे दो तरह की होती है। एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर? हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेटा 5 कार्बन शुगर है वो दो तरह की होती है। एक होती है राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में राइबोज शुगर होती है, इसी वजह से तो बेटा हम इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जबकि डीएनए में राइबोज शुगर नहीं होती बल्कि उसकी जगह होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इस वजह से हम डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं कहते। तो हमने क्या कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड के बेटा 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट 5 कार्बन शुगर, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और तीसरा कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड। फिर मैंने कहा कि जो 5 कार्बन शुगर है बेटा ये दो तरह की होती है, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपको देखने को मिलेगी आरएनए में, इसी वजह से यानी कि आरएनए में राइबोज शुगर होने की वजह से आप उसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होने की वजह से आप इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन इस बेटा राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में फर्क क्या है, क्यों हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया है? तो यहाँ पे देखें बेटा इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा है। ये जो है ना ये वाली, ये हमारे पास है राइबोज शुगर और ये वाली हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप देखें ना बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। 5 कार्बन है दोनों में, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। बाकी सारी चीजें बेटा इन दोनों में सेम है कि पहले कार्बन पे नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोक्सिल है। तीसरे कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सिल है। चौथे कार्बन पे नीचे एक हाइड्रोजन है और ऊपर CH2OH ग्रुप लगा है। फर्क सिर्फ है बेटा इनके दूसरे कार्बन में कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऊपर भी दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, जबकि राइबोज शुगर में दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल है ना OH, ठीक है, और यहाँ पे O नहीं है, O रिमूव हो गया। तो जब बेटा ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए उस प्रोसेस को कहते हैं डीऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से हम इस शुगर को कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो कोई आपसे पूछ ले कि आप कह तो रहे हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आप उसे बताएंगे भी बाकी सारा इनका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन डीऑक्सीराइबोज की निस्बत ज्यादा होता है, और वो ऑक्सीजन बेटा कहाँ पे ज्यादा होता है? कार्बन नंबर 2 पे। नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। तो न्यूक्लियोटाइड्स में बेटा नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल रिंग और एक होते हैं डबल रिंग। यानी कि एक बेसिस बेटा वो होंगे जिनमें एक ही रिंग होगी, 6 मेंबर्ड रिंग, ऐसी बेंजीन वाली, मैट्रिक में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। जबकि दूसरे होंगे डबल रिंग जिनमें एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी और एक होगी बेटा 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक वो जिनमें सिंगल रिंग है उनको बेटा कहते हैं पायरीमिडीन्स, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास बेटा जो डबल रिंग हैं उनको कहते हैं प्यूरीन्स। यानी कि आगे नाइट्रोजनस बेस बेटा हमारे पास दो तरह के हैं, कौन कौन से? एक पायरीमिडीन और दूसरे प्यूरीन। पायरीमिडीन वो है जिनमें सिर्फ एक रिंग होती है, कौन सी? 6 मेंबर्ड रिंग। जबकि प्यूरीन्स वो हैं जिनमें डबल रिंग होती है, एक रिंग 6 मेंबर वाली और दूसरी रिंग बेटा 5 मेंबर वाली।
नेक्स्ट बेटा पायरिमिडीन्स जो है ना, ये हमारे पास होती हैं 3 पायरिमिडीन्स हमारे पास हैं, यानी कि जो सिंगल रिंग है वो है 3। सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायामीन और यू फॉर यूरासिल। यानी कि पायरिमिडीन की टोटल तादाद ना बेटा 3 है। कौन कौन सी? सी साइटोसिन, टी थायमीन, यू यूरासिल। जबकि प्यूरिन्स बेटा हमारे पास सिर्फ 2 हैं। ठीक है, इनके लिए आप एक ट्रिक याद रख लें। सुखोचक की एक बहुत मशहूर सवाल है पुग्गा। ठीक है, तो पी यू फॉर प्यूरिन, जी फॉर गुआनिन, ए फॉर एडिनिन। ठीक है, प्यूरिन बेटा हमारे पास 2 तरह की हैं। ठीक है, एक गुआनिन और दूसरी एडिनिन। जबकि पायरिमिडीन 3 तरह की हैं, एक साइटोसिन, दूसरी थायमीन और तीसरी यूरासिल। अभी बेटा जो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन है, ये होती है डीएनए में। जबकि यूरासिल डीएनए में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये याद रखना है, इसको अपने माइंड में बिठा लें कि इन केस ऑफ डीएनए यू विल नॉट सी यूरासिल। यूरासिल बेटा डीएनए में नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होगी। और आरएनए में बेटा ये किसकी जगह पे होगी? थायमीन की जगह पे। यानी कि आरएनए में थायमीन नहीं होगी और डीएनए में यूरासिल नहीं होगी। दोबारा सुने बेटा, मैंने कहा कि नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स के हैं, ये 2 तरह के हैं, एक पायरिमिडीन्स और दूसरे प्यूरिन्स। पायरिमिडीन वो है बेटा जिनकी एक ही रिंग है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग सिर्फ एक। और प्यूरिन्स वो हैं जिनकी डबल रिंग है, एक 6 मेंबर्ड रिंग और उसके साथ जुड़ी हुई एक 5 मेंबर्ड रिंग। पायरिमिडीन जो कि सिंगल रिंग वाले हैं बेटा, ये 3 होते हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। इनमें से जो यूरासिल है ये आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलेगी, और जो थायामीन है ये आपको आरएनए में नहीं मिलेगी। जबकि साइटोसिन दोनों में मौजूद होगी। दूसरी तरफ बेटा प्यूरिन्स की अगर बात की जाए तो इसको मैंने बताया कि आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, फुग्गा। पी यू फॉर प्यूरिन, जी फॉर गुआनिन और ए फॉर एडिनिन। और एडिनिन और गुआनिन बेटा ये डीएनए में भी होती हैं और आरएनए में भी होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखें गौर से तो एडिनिन और गुआनिन हमारे पास दोनों प्यूरिन है ना। प्यूरिन का मैंने क्या बताया कि डबल रिंग है, तो आप इनके स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें तो एडिनिन के स्ट्रक्चर और गुआनिन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है और एक 5 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है, इसलिए इनको प्यूरिन कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप पायरिमिडीन्स में साइटोसिन को देख लें, आप थायामीन को देख लें, आप यूरासिल को देख लें, तीनों में आपको सिर्फ एक ही 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी रिंग जो 5 मेंबर्ड वाली है वो मौजूद नहीं है। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा, नेक्स्ट बेटा आगे हमने देखना है कि इस एक न्यूक्लियोटाइड में बेटा ये तीनों कंपोनेंट आपस में जुड़े कैसे होते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ बात की कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं, एक शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है और तीसरा हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। अभी हमने बात करनी है कि एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं। तो अगर तो बेटा बात की जाए ना बेस की, नाइट्रोजनस बेस की, आप ऐसे समझे कि बेटा शुगर जो है इसके साथ दोनों ने जुड़ना है, यानी कि बेस ने भी और फास्फोरिक एसिड ने भी। अगर बेस की बात की जाए तो ये शुगर यानी कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ता है, और अगर एसिड की बात की जाए तो बेटा वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ता है। मैंने क्या बताया कि बेटा एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में बॉन्डेड कैसे होते हैं, आपस में जुड़े कैसे होते हैं कि शुगर के साथ दोनों ने जुड़ना है, बेस ने भी और एसिड ने भी। एसिड ने जुड़ना है कार्बन नंबर 5 पे और बेस ने जुड़ना है बेटा कार्बन नंबर 1 पे। ये याद रख ले, ये हर दफा किसी ना किसी बोर्ड के पेपर में लाजमी पूछा जाता है कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कौन सी चीज अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 पे कौन सी चीज अटैच होती है।
ये देखें बेटा, फास्फोरिक एसिड जो है वो कह रहा है जी कि दिस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। और कार्बन नंबर 5 पे बेटा ये अटैच जाके कैसे होता है कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो CH2OH ग्रुप था ना, वहां से ठीक है ये H को रिमूव करके, ठीक है, वहां पे ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है। ये याद रखना है आपने कि फास्फोरिक एसिड जब पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, एस्टर के। इज इट क्लियर जी? यहाँ पे बेटा मैं आपको इन तीनों के जुड़ने का एक मैकेनिज्म, ये देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास बेटा दरमियान में शुगर है, ये शुगर का कार्बन नंबर है हमारे पास G1 ये वाला, और ये है कार्बन नंबर 5। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है बेटा एडिनिन, और एडिनिन किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 1 के साथ। और अगर आप फास्फेट ग्रुप की बात करें, यानी कि जो असल में फास्फोरिक एसिड ही है, ये जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो दोबारा से सुन ले बेटा कि जब एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट्स जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं कि दरमियान में शुगर है और शुगर के पहले कार्बन पे जुड़ता है बेस और 5वें कार्बन पे जुड़ता है एसिड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपने लाजमी याद रखना है वो है जी कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अक्सर वो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इन दोनों में फर्क है। याद रखना बेटा कि जब शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के ऊपर सिर्फ बेस अटैच हो, जब पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के ऊपर सिर्फ बेस अटैच हो, कार्बन नंबर 5 वाला फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड अटैच ना हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। दोबारा सुनिए भी कि जब बेटा शुगर के साथ सिर्फ बेस अटैच हो, फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड अटैच ना हो, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर यानी कि ये तीनों हो, नाइट्रोजनस बेस भी हो, पेंटोज शुगर भी हो और फास्फोरिक एसिड भी हो, यानी कि इंटर्न न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड भी आके जुड़ जाए, तो फिर उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहना शुरू कर देंगे। तो यानी कि इन शॉर्ट बेटा न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट हैं और न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट हैं। इसमें इसमें हमारे पास 2 कौन से हैं, पहला है बेटा हमारे पास शुगर और दूसरा है नाइट्रोजनस बेस। और इसमें 3 कौन से हैं, शुगर भी, नाइट्रोजनस बेस भी और हमारे पास फास्फेट ग्रुप भी। तो ये बेटा आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड।